Hello everyone, myself Dikshit Kumar from Little Angel Senior Secondary School बनोड़ा। और एक लंबे ब्रेक के बाद हम वापस हमारे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, जैसा कि आप सबको पता है कि ड्यू टू कोविड-19 बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर ये डिसीजन ले चुका है कि इस बार 40% सिलेबस जो है वो कम होगा। तो फर्स्ट थिंग कि क्या कम होगा वो डिसीजन अभी तक हमारे पास नहीं आया है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सीबीएसई की तर्ज पर ही ये सब चेंजेस होंगे। तो मे बी चांसेस दैट बायोमोलिक्यूल टॉपिक हट सकता है। तो उसके कुछ एक लेक्चर्स में अपलोड कर चुका था लास्ट क्लास तक। तो अब उस क्लास को कंटिन्यू नहीं करते हुए हम आज की इस क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब जो ऑनलाइन क्लासेस वापस स्टार्ट हुई है वो नए चैप्टर के साथ अपन चलेंगे। नया चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स। हमारा नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर जो हम ले रहे हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो ये नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मे बी द चांसेस स्कूल्स विल बी रीओपन फ्रॉम 1 सितंबर। हो सकती हैं और हो सकता है कि स्कूल्स अभी ना खुले। इस कारण अभी हम हमारी ऑनलाइन क्लासेस को वापस कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो हमारा नया चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो है केमिकल काइनेटिक्स, जो बोर्ड के अंदर 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। बड़ा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, ऑप्शनल होता है और में आते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहली चीज तो अपन बात करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस में आता क्या है। तो फर्स्ट थिंग यहाँ से पूछा जाता है एक न्यूमेरिकल। क्या आता है? न्यूमेरिकल आता है। डिफरेंस के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डेफिनेशंस आती हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इस तरीके से कुछ बेसिक डेफिनेशंस भी होती है। डेरिवेशंस पूछे जाते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के। चैप्टर ऐसे देखा जाए तो छोटा है, लेकिन कंसेप्ट इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे समझने लायक हैं, जो हम समझ सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग 4 मार्क्स का चैप्टर है। इसके अंदर आपका 1 + 1 + 2 की स्कीम से 3 क्वेश्चन आएंगे। इसके अंदर आपको मिलेगी चॉइस और में आएगा क्वेश्चन पेपर का 28वां या 29वां प्रश्न आपका जो है वो इस फोर्थ चैप्टर का रहेगा। चैप्टर नंबर 4 है। अब हम बात करेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। तो केमिकल काइनेटिक्स का केमिकल जो वर्ड है उसका तो मीन्स लिया गया है केमिकल रिएक्शन से। किससे लिया गया है? केमिकल रिएक्शन से। समझना ध्यान से, केमिकल काइनेटिक्स का आगे वाला जो वर्ड है केमिकल, उसका रिलेशन सीधा सीधा लिया गया है केमिकल रिएक्शन से। और पीछे का जो वर्ड है काइनेटिक्स, इट बिलोंग्स टू रेट और स्पीड। पीछे का जो वर्ड है उसका सीधा सीधा रिलेशन किससे है? या तो रेट हम कह सकते हैं या हम कहें स्पीड। तो केमिकल बिलोंग्स टू द वर्ड केमिकल रिएक्शन। काइनेटिक्स का रिलेशन सीधा सीधा है रेट या स्पीड से। तो अब मैं इन दोनों चीजों को जोड़ दूं तो मुझे केमिकल काइनेटिक्स का मतलब पता पड़ जाएगा। तो व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we deals with the rates of chemical reaction. In which we deals with the rate of chemical reactions. Clear? मतलब ये कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स वो क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री की उस ब्रांच के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? वी डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हम केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ेंगे इसमें केमिकल काइनेटिक्स में। तो पहली चीज की यहाँ पर इस चैप्टर की जरूरत क्या थी और क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या चीज सीख जाएंगे, उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे की ओर जाना है। क्लास 10th क्लास 11th के अंदर हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं। मैं पहले उन चीजों की बात करूंगा, फिर वापस इस टॉपिक के ऊपर आऊंगा कि हमें ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है और इसको पढ़ने के बाद हमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी। तो कुछ पुरानी चीजें आपको याद करनी है। आपने एक टॉपिक पढ़ा कर लिया होगा पहले, वो है केमिकल रिएक्शंस। आपने एक टॉपिक पहले पढ़ा होगा
केमिकल रिएक्शंस। ठीक सर। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? अगर बेसिक डेफिनेशन की आप बात करेंगे तो क्या बताएंगे? इट इज अ प्रोसेस इन विच टू सब्सटेंस अंडरगोज द केमिकल चेंज। कोई केमिकल चेंज होगा मतलब क्या होगा? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। कुछ पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज। नई प्रॉपर्टीज के साथ कोई नई चीज बनेगी, उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक सर। तो ये तो पढ़ रखा है आपने पहले, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। फिर आपने कई सारी चीजें पढ़ी है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमारी जो काम की चीजें, मैं वहां पर आ जाता हूं। एक चीज आपने पढ़ रखी होगी, केमिकल इक्वेशन। पढ़ रखा है सभी ने? क्या होती है केमिकल इक्वेशन? तो केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक सर। केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हुई, उसको आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। उसको लिखने का जो तरीका है वो, और ये केमिकल इक्वेशन दो तरीके से लिखी जा सकती है। एक है आपके पास वर्ड इक्वेशन और दूसरी आपके पास है सिंबल इक्वेशन। दूसरी कौन सी है? सिंबल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन कैसे? कि जैसे कि आपको ये कहा गया कि मैग्नीशियम की रिएक्शन हो रही है, मैग्नीशियम रिबन बर्न कर रहे हैं अपन, मैग्नीशियम की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ और ये बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मैंने लिखी है ना, वो तो कहलाएगी मेरी वर्ड इक्वेशन। क्या कहलाएगी? जिसको मैंने लिखा है ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा है सिंबल इक्वेशन। तो इसमें मैं बजाय इनकी नाम के सिंबल का यूज लूंगा। जैसे मैग्नीशियम के लिए मैंने ले लिया Mg, ऑक्सीजन के लिए मैंने ले लिया O2 और बैलेंस करके मैंने इसके लिए फॉर्मूला ले लिया 2MgO। तो ऊपर वाला रिप्रेजेंटेशन तो मेरा क्या हो गया? वर्ड इक्वेशन। नीचे वाला मेरा हो गया सिंबल इक्वेशन। तो इसके अलावा कई सारी चीजें आपने पढ़ी थी, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, व्हाट इंफॉर्मेशन गिवन बाय अ केमिकल रिएक्शन। मतलब ये कि सारी चीजें पढ़ लेने के बाद आपने सब कुछ पढ़ लिया, एवरीथिंग, सब कुछ पढ़ने के बाद आप एक केमिकल रिएक्शन जो लिखी हुई है उससे आप क्या क्या चीजें समझ सकते हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक रिएक्शन में यहां लिख रहा हूं C6H12O6 ग्लूकोज की फॉर्मेशन की, तो अपन ने यहां पर लिख दिया 6CO2 ग्लूकोज प्लस 6H2O, क्लियर। और यहां पर अपन ने लिख दिया सनलाइट ग्लूकोज प्लस 6O2 ऑक्सीजन। ओके, अब ये रिएक्शन लिखी हुई है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे एक एक पॉइंट ये बताइए कि इस रिएक्शन से आपको क्या क्या चीजें समझ में आ रही है। इस रिएक्शन को अगर मैं कहूं और मैं कहूं कि इसको आप डिस्क्राइब करिए, तो आप क्या बता सकते हो? सबसे पहली चीज आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते जाए, आप मेरा इंतजार नहीं करें। जैसे आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया, वीडियो रोक दें, कमेंट सेक्शन में जो जो चीज आपको इस वीडियो रिएक्शन से समझ में आ रही है सब नोट डाउन कर, मतलब कमेंट सेक्शन में लिखते जाए अपने नाम के साथ। तो पहली चीज तो क्या है यहां पर आपको दिखा, तो पहली चीज आपको पता पड़ेगी कि सब रिएक्टेंट्स क्या है। तो रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं? CO2 एंड H2। फिर आपको पता क्या पड़ी और प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स आपने क्या बता दिए? ग्लूकोज एंड O2। ये यहीं से देखकर पता पड़ रही है, ये रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट्स। दिस एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में क्या पता पड़ सकती थी हमको कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, कि रिएक्शन इरिवर्सिबल है। बहुत सारी चीजें हमको यहां से पता पड़ी। तो हमें ये पता पड़ गया कि इट इज यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन। हमें क्या पता पड़ी कि यहां जो लिखी हुई डायरेक्शन है वो यूनिडायरेक्शनल है, पहली चीज। अगला हमको क्या पता पड़ा? नेसेसरी फैक्टर्स। अगला हमें क्या पता पड़ा? नेसेसरी फैक्टर्स। ये रिएक्शन अगर हमको करानी है तो हमको एक चीज तो क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, और एक क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए।
मतलब क्लोरोफिल होगा तो गैसेस का एक्सचेंज होगा CO2। तो ये दो कंडीशन नेसेसरी फैक्टर में आ गई। और आपको क्या पता पड़ी, नेक्स्ट थिंग रिएक्टेंट्स हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन होगी, नेसेसरी फैक्टर्स होगी। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर लिख रखा है, ये बताती है फिजिकल स्टेट्स। तो अगली चीज हमको क्या पता पड़ी, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अगली हमें क्या पता पड़ी, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसके अलावा और क्या पता पड़ सकती है आपको, तो मान लो यहां पर कोई एनर्जी के लिए प्लस या माइनस का सिंबल लगा रखा होता है, या यहां पीछे की ओर एनर्जी लिख रखी होती है कुछ भी जूल में, तो वो आपको ये बता सकती है कि प्रोसेस कैसी है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ये आपको बता पड़ सकता है। तो ये कुछ बातें थी जो हम एक रिएक्शन को देखकर पता लगा सकते हैं कि रिएक्टेंट्स कौन है, प्रोडक्ट्स कौन है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या है, नेसेसरी फैक्टर्स क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है, प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। तो ये कुछ बातें हम रिएक्शन को देखकर पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये पूछूं, ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन, तो हमको पता पड़ेगी व्हाट इज द नीड ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, कहां से आया केमिकल काइनेटिक्स। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अगर आपको ये पूछूं कि ये रिएक्शन कितने टाइम में पूरी हो जाएगी, क्वेश्चन ध्यान से समझना, मैं अगर आपको ये पूछूं कि ये रिएक्शन कितने टाइम में पूरी हो जाएगी या इस रिएक्शन के होने की स्पीड क्या है, तो क्या आप यहां कहीं से भी पता लगा सकते हैं क्या? किसी भी तरीके से आपने यहां तक ही पढ़ा था ना, 10 तक, मैंने जहां तक पढ़ा उसकी बात कर रहा हूं, कर तो सकते हैं वो हम अब बात करेंगे, लेकिन अभी जो मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन वो 10th स्टैंडर्ड तक जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्या आप इन सब चीजों की मदद से कहीं से भी इसकी स्पीड बता सकते हैं क्या, रेट बता सकते हैं क्या हम ये बता सकते हैं इस रिएक्शन को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, कब कंप्लीट होगी? नहीं ना। तो बस यही से जरूरत पड़ी केमिकल काइनेटिक्स की, कि हम बाकी सारी चीजें तो सीख चुके हैं रिएक्शन के अंदर, लेकिन एक चीज जो हम नहीं सीखे थे वो है ROR, बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन। हम ये चीज निकालना नहीं सीखे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बस वही निकालने के लिए हमको पढ़नी है केमिकल काइनेटिक्स। तो सबको आया समझ में केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं हम? तो केमिकल काइनेटिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास रिएक्शन के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन हम उसकी रेट के बारे में नहीं जान पा रहे थे। तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ने के लिए ही हमको जरूरत पड़ी किस चीज की, केमिकल काइनेटिक्स। तो ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर। अगली चीज नेक्स्ट से आगे बढ़ेंगे हम। तो सबसे पहली चीज हमको पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में। फर्स्ट थिंग तो हम बात करेंगे कि क्या क्या पढ़ेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे व्हाट इज रेट, कि रेट का मतलब क्या है, किसे कहते हैं रेट। फिर आपको पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन, फिर हम क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। फिर अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट। फिर हमको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू रेट। रेट के आधार पर रिएक्शंस कितनी प्रकार की होती है, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आपके पास आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अगली चीज आपके पास क्या आएगी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, की रेट ऑफ रिएक्शन को कौन अफेक्ट करेगा, फोर्थ चीज। नेक्स्ट आपके पास आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसके अंदर आपको बात करनी है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एक्सेट्रा, nth ऑर्डर। अपन ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यहां पर बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद आपके पास आती है मोलिकुलरिटी, मोलिकुलरिटी। और यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर आपकी डेरिवेशन के साथ साथ एक आएगा आपका हाफ लाइफ, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, इसकी भी हम बात करेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। उसके बाद आपका आएगा कोलाइजन थ्योरी, कोलाइजन थ्योरी पढ़ेंगे। और कोलाइजन थ्योरी के बाद आपको पढ़नी है आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन एंड ग्राफ, एंड ग्राफ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं
जिनके बारे में हम 4th चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, मोलिकुलरिटी, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, कोलाइजन थ्योरी और आर्हेनियस इक्वेशन इन ग्राफ। इन पॉइंट्स के बारे में हम 4th चैप्टर के अंदर 1 by 1 डील करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेट से। चैप्टर थोड़ा सा छोटा है, लेकिन यहाँ से बनने वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ज़्यादा फोकस आपका इसका मैथमेटिकल पार्ट है उसके ऊपर होना चाहिए, डेरिवेशंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो जहाँ भी आपको डाउट्स लगे आप कमेंट सेक्शन में तुरंत पूछ सकते हैं। तो आप लोग वहाँ कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ पूछें। तो हम स्टार्ट करेंगे रेट को। उससे पहले कुछ जनरल बातें करेंगे, फिर हम रेट के ऊपर आएंगे। तो अब हम बात कर चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स हमको क्यों पढ़नी थी। तो हमारे पास रेट की बात नहीं कर सकते थे, कितने टाइम में रिएक्शन होगी वो नहीं पता था। और कई बार क्या होता है कि आपने रिएक्टेंट एक्सिस में ले रखा है और रिएक्शन पूरी हो चुकी है, या आपको मिड टाइम में पूछा कि कितना रिएक्टेंट्स का भाग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ये आप नहीं निकाल सकते थे। अब टिल नाउ अभी तो आप नहीं निकाल पा रहे, लेकिन ये चैप्टर पूरा होने के बाद हम वो सीख जाएंगे कि आपको रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और आपको पूछा जाएगा कि इतने टाइम बाद रिएक्टेंट कितना बचा, दैट वी कैन डिटरमाइन, ये हम निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ से सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बेसिक बात करूंगा सिर्फ रेट की। हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं रेट। हम रेट किसको कहेंगे, ठीक है ना। तो रेट किसको कहेंगे, तो रेट से मिलता जुलता एक शब्द आता है स्पीड। आप सबने पहले पढ़ रखी छोटी क्लासेस के अंदर स्पीड किसे कहते हैं अपन। तो डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। क्लियर, यही बात करते हैं अपन कि कोई व्यक्ति कितनी स्पीड से आया, उसके लिए आप क्या करोगे, उसको पूछोगे कि आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। फॉर एन एग्जाम्पल, डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन इज 50 किलोमीटर, और उसको वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में टाइम लग गया 1 आवर। कितना लगा, 1 आवर। तो आप क्या कहेंगे, अरे आपकी स्पीड तो 50 किलोमीटर पर आवर थी। बात आई ना, मतलब ये कि एवरेज उन्होंने 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर किया, तो उसके हिसाब से हमने स्पीड निकाल दी। मतलब ये कि हमें किसी भी चीज का रेट निकालने के लिए, स्पीड इज रेट, मतलब एक तरीके से रेट है वो। तो किसका यूज चाहिए, टाइम का। बिना टाइम के आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको डिस्टेंस तो पता है कि उन्होंने डिस्टेंस 100 किलोमीटर ट्रैवल किया, लेकिन 100 किलोमीटर का ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, अगर वो नहीं है तो क्या आप स्पीड बता सकते हैं, नहीं बता सकते ना। तो मतलब यही है कि चेंज इन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, जब हम इस चीज की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं रेट। क्या कहते हैं, रेट। तो रेट की डेफिनेशन क्या बनेगी हमारे पास, चेंज इन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ। और ये सिर्फ रेट, किसी भी चीज की बात हो रही है, मैं सिर्फ रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, हम बात करें जनरल रेट। रेट का मतलब क्या आना चाहिए दिमाग में, तो चेंज इन क्वांटिटी, किसकी क्वांटिटी, तो जिसकी आपको बात करनी है, टाइम के साथ उसकी क्वांटिटी में क्या बदलाव आ रहा है, उसे तो हम क्या कहेंगे, रेट। क्लियर। तो रेट का मीनिंग सबको पता पड़ गया होगा, चेंज इन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब इसी को मैं लेकर जोड़ता हूं रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान से समझना और इसको डेफिनेशन से जोड़ना। मैं आपको क्या पूछ रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करनी है आपको, और रेट की बात चेंज इन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन, तो आगे का शब्द तो कॉमन आ रहा है रेट, तो चेंज इन क्वांटिटी, किस चीज की क्वांटिटी, तो रिएक्शन के अंदर कोई ना कोई क्वांटिटी चेंज हो रही है, और क्या क्वांटिटी आप कंसीडर करोगे रिएक्शन के अंदर, किस चीज की क्वांटिटी आप लोगे। तो रिएक्शन के अंदर आपके पास जनरली जो रिएक्टेंट्स रिएजेंट्स होंगे वो मोस्ट ऑफ या तो होंगे एक्वस में या होंगे गैसियस में।
एक्वस लिक्विड या सॉलिड में होंगे तो आप कॉमनली ले सकते हो। तो जब एक्वस में हो तो आप इनके लिए जो क्वांटिटी सेलेक्ट करोगे वो क्वांटिटी तो आएगी कंसंट्रेशन। क्या आएगी? कंसंट्रेशन। ध्यान से समझना। और अगर गैसेस के अंदर है तो आप ये क्वांटिटी कौन सी लोगे? प्रेशर। कौन सी लोगे? प्रेशर। क्लियर? मतलब ये कि अगर आपका रिएजेंट एक्वस फॉर्म में है तो आप क्या लोगे? कंसंट्रेशन का। क्या लोगे? और अगर गैसेस है तो आप क्या लोगे? प्रेशर। अब मैं इसकी पूरी एक कंप्लीट डेफिनेशन बनाने के लिए कहूं तो क्या कहोगे आप? रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या बनेगी? ध्यान से समझना। द चेंज इन किस किस में चेंज हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए? या तो चेंज हो रहा होगा कंसंट्रेशन में या चेंज हो रहा होगा प्रेशर में। तो डेफिनेशन क्या बनी? द चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर किस किस में चेंज हो सकता है? या तो कंसंट्रेशन में या प्रेशर में। किसके? प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स। खाली रिएक्टेंट्स के होगा? नो, प्रोडक्ट के भी तो होगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और एंड प्रोडक्ट्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ये बन गया आपकी डेफिनेशन। दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, रटना नहीं है, समझना है। मैंने आपको धीरे से टॉपिक से जोड़ा। हम बात कर रहे थे रेट, तो चेंज इन क्वांटिटी। मैं बोल रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन में किस चीज की चेंज की बात करोगे आप? तो अगर एक्वस फॉर्म में आप ले रहे हो रिएजेंट को, रिएक्टेंट्स को, तो आप बात करेंगे कंसंट्रेशन की। किसकी बात करोगे? कंसंट्रेशन। If reactants and products are in the gaseous form, then you will deal with pressure. आप किस चेंज की बात करोगे? प्रेशर की। तो हमने क्या लिखा? द चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन प्रोडक्ट्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने क्या ले रखा है? यहाँ पर रिएक्टेंट्स ले रखा है और यहाँ पर ले रखा है प्रोडक्ट। तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की पहले तो ज्यादा होगी, प्रोडक्ट्स की क्या होगी? जीरो। जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी तो मुझे बताओ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन भी चेंज होगी और प्रोडक्ट की भी चेंज होगी। दोनों होंगी कि नहीं होंगी? रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, तो दोनों की कंसंट्रेशन में चेंज हुआ। दैट्स व्हाई वी रिटर्न हियर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो क्या काम है? द चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। इनको हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये तो बात होगी रेट ऑफ रिएक्शंस की। इनकी डेफिनेशन के बाद हम इसका फॉर्मूला भी पढ़ेंगे आगे। लेकिन अभी जो हमको मेन टॉपिक एक स्टार्ट करना है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट। अगला टॉपिक हमारा, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे वापस रेट ऑफ रिएक्शन को। रेट ऑफ रिएक्शन को आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी हम एक टॉपिक जो ले रहे हैं बेसिक टॉपिक, वो है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा, वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट। हम रेट के अकॉर्डिंग रिएक्शंस के कितने टाइप्स है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज, रेट के आधार पर रिएक्शन को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू रेट। रेट के आधार पर रिएक्शन को कितने भाग में बांटा है? तो रेट के आधार पर सब रिएक्शन को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला तो है वेरी स्लो रिएक्शन। सबसे पहला तो कौन सा है? स्लो रिएक्शंस। दूसरी आती है आपकी फास्ट रिएक्शन। दूसरी कौन सी आती है? फास्ट रिएक्शन। और तीसरी आती है आपकी मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स के आधार पर रिएक्शन को 3 भागों में बांटा गया है। पहली है स्लो रिएक्शंस, दूसरी है फास्ट रिएक्शंस और तीसरी है मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। इन 3 रिएक्शंस की आपको बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्लो रिएक्शंस की। सबसे पहले हम बात करेंगे स्लो रिएक्शंस की। नाम से क्लियर है, स्लो रिएक्शंस मतलब ऐसी रिएक्शंस जो बिल्कुल स्लो रेट से हो रही हो। और हमने पहले क्या किसके अकॉर्डिंग बांट रहे हैं? हम रेट के अकॉर्डिंग। स्लो रिएक्शन की डेफिनेशन हम क्या कहेंगे? द रिएक्शंस
which completes in very long period of time. The reaction which completes in very long period of time. ऐसी रिएक्शंस जिनको पूरा होने में एक लंबा समय अंतराल लगता है. अब लंबा मतलब कितना हो सकता है, मान लो कई रिएक्शंस ऐसी हो जिनको पूरा होने में डेज लगे, दिन लग जाए. हो सकता है किन्हीं को पूरा होने में मंथ्स लग जाए. इवन कई सारी रिएक्शंस ऐसी भी हैं जिनको कंप्लीट होने में ईयर्स लग जाए, कई साल लग जाए रिएक्शंस को पूरा होने में. ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? स्लो रिएक्शंस. और इसका सबसे सुटेबल एग्जांपल जो है हमारे पास वो है रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑन आयरन, लोहे पर जंग लगने की जो प्रोसेस है, इट इज अ केमिकल रिएक्शन. लोहे पर जंग लगना वो क्या है? केमिकल रिएक्शन. आयरन जब लॉन्ग टाइम पीरियड तक एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहता है तो धीरे 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 उसके रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है, जो कि केमिकल रिएक्शन है. कभी ऐसा हुआ क्या कि सुबह आप लोहे की कोई चीज खरीद कर लाए और शाम को उस पर जंग लग गया? नेवर. फ्रेश आयरन है तो उसको लंबे समय तक खुला अगर आप छोड़ देते हो बिना किसी ऑयल पेंट के या कोई ट्रीट किए बिना, तो अगर लंबे समय तक वो खुले हवा में रहेगा या वाटर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहेगा तो धीरे 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 कई टाइम पीरियड बाद उसके ऊपर जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा. तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्लो रिएक्शन. ये किसका एग्जांपल है? स्लो रिएक्शन का एग्जांपल है. तो हम कह सकते हैं रस्टिंग ऑन आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ स्लो रिएक्शन. तो ये सबसे पहली टाइप ऑफ रिएक्शन स्लो रिएक्शन थी. सेकंड जो हम लेंगे वो है हमारी फास्ट रिएक्शन. सेकंड रिएक्शन जो है वो हमारी कौन सी है? फास्ट रिएक्शंस. तो फास्ट रिएक्शन सेकंड जो हमारी आ रही है वो है फास्ट रिएक्शन. फास्ट रिएक्शन फिर से नाम से क्लियर, तो हम इसके लिए कहेंगे द रिएक्शंस which completes in fractions of time. Which completes in fraction of time is called fast reaction. ऐसी रिएक्शन जिनको कंप्लीट होने में बहुत कम समय लगे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 सेकेंड का भी पूरा टाइम नहीं लगेगा, 1 सेकेंड से भी कम का, उनको हम कहेंगे फास्ट रिएक्शंस. क्या कहेंगे? फास्ट रिएक्शन. और इनके लिए एग्जांपल की अगर बात आए तो हम कह सकते हैं ऑल आयनिक रिएक्शंस. क्या कह सकते हो आप? आयनिक रिएक्शंस. आयनिक रिएक्शंस इसका सुटेबल एग्जांपल है. तो आयनिक रिएक्शंस जो बहुत फास्ट होती है, इवन आप किसी को कहने जाओ कि देखो ये रिएक्शन हुई, उससे पहले वो रिएक्शन हो जाएगी विद इन सेकेंड्स और इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, मतलब सेकेंड से भी कम का समय. तो सोच लीजिए सेकेंड बोलने में भी हमको 2 या 3 सेकेंड लगते हैं, तो कितने कम समय में रिएक्शन हो जाएगी. तो आयनिक रिएक्शन आप कुछ भी ले सकते हैं. जैसे कि आप एग्जांपल लेना चाहें तो आप NaCl की रिएक्शन करा दीजिए AgNO3 के साथ. NaCl की रिएक्शन आप करा दीजिए AgNO3 के साथ. तो इसमें क्या होता है, आपके पास एक तो पीपीटी बैठ जाएगा AgCl का. इसका पीपीटी बैठ जाएगा AgCl, और साथ में बन जाएगा आपके पास NaNO3. ये AgCl का वाइट पीपीटी नीचे की ओर आकर बैठ जाएगा. जैसे हमने NaCl के अंदर AgNO3 डाला, व्हाइट कलर का पीपीटी तुरंत बैठ जाएगा. फास्ट रिएक्शन है. अब आपको कोई पूछे कि सर आयनिक रिएक्शन इतनी फास्ट क्यों हो रही है, आयनिक रिएक्शन इतनी फास्ट क्यों हो रही है, तो जनरली रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, तो 2 चीजें होती है. पहला होता है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स. पहला क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स. और अगला काम क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स. 2 काम होते हैं. पहला कि पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना. ये होगा आयनिक रिएक्शन के अंदर काम. तो ध्यान से समझना. अब NaCl जब भी रिएक्शन में जाएगा तो ये देगा आपको Na+ और Cl-. आयनिक रिएक्शन है, आयंस देंगे. ये टूटेगा तो आपके पास आएगा Ag+ और NO3-. तो इस रिएक्शन के अंदर ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है. इसमें तो क्या पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड के बनने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, बट यहाँ पर ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लगता है क्योंकि इसमें सिर्फ हो रहा है एक्सचेंज ऑफ आयंस. Na+ तो चला जाता है Cl- NO3 के माइनस, और Ag+ चला जाएगा Cl- के पास. इन्होंने खाली क्या किया, जनरली एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ. क्या इस रिएक्शन के दौरान सिर्फ और सिर्फ आयंस का एक्सचेंज हुआ है. तो आयंस के एक्सचेंज होने में तो ज्यादा टाइम लगना नहीं है.
इसलिए रिएक्शन की रेट जो है वो बढ़ जाएगी, तो रिएक्शन जो है वो बहुत फास्ट होगी और आपके पास ये व्हाइट पॉजिटिव बन जाएगा। ये इसका एग्जांपल है, आप कोई भी आयनिक रिएक्शन इसके अंदर ले सकते हो। तो ये एग्जांपल हो गया आपका फास्ट रिएक्शन का। किसका हो गया? फास्ट रिएक्शन। तो 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो हम देख चुके हैं। तीसरी हमको देखनी है जो हमारे पास है मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। तीसरी कौन सी है? मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। तो मॉडरेट क्या? तो सीधी सी बात है, एवरेज हो जाएगी, जो ना तो बहुत स्लो हो रही है ना जो बहुत ही फास्ट हो रही है। एक निश्चित समय अंतराल में, इन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, एक निश्चित समय अंतराल में अगर कोई रिएक्शन हो जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। तो थर्ड जो हम बात करने वाले हैं मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बनेगी? द रिएक्शंस which completes in finite time period, एक निश्चित समय अंतराल में जब कोई रिएक्शन पूरी हो जाए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम कहेंगे मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहेंगे? मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। इसका एग्जांपल लेना हो तो आप कह सकते हो ऑल मोलिकुलर रिएक्शंस। इसमें आप कौन सी ले सकते हो? और मोलिकुलर रिएक्शन। एग्जांपल जैसे कि आप लेना चाहो तो हेबर प्रोसेस वाला एग्जांपल आप ले सकते हो, N2 + 3H2 2NH3, N2 + 3H2 2NH3। ये रिएक्शन आप जो है वो काम में ले सकते हो हेबर्स प्रोसेस के अंदर मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। तो इसमें क्या है, ना तो रिएक्शन बहुत स्लो हो रही है ना ही रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है, तो इसके लिए आप ये काम ले सकते हो। तो ये था हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू रेट, जिसमें हमने 3 भाग में इसको क्लासिफाई किया: स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। तीनों को 1 बाय 1 हमने देख लिया है। अब बात ये आती है कि हम इस चैप्टर में जो बात करेंगे वो कौन सी रिएक्शन है, स्लो है, फास्ट है या मॉडरेट। तो एक बार क्लियर कर लेना, हमारे जो काम की चीज है, हम जिनकी रेट निकालेंगे वो इनकी निकालेंगे, मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। कारण कि जो रिएक्शन बहुत स्लो हो रही है उसको आप कंट्रोल करके कैटालिस्ट की मदद से या किसी भी तरीके से कितना कम कर देंगे। जो सालों में हो रही है उसको कन्वर्ट करके आप महीनों में ला सकते हो ना, दिनों में या घंटों में या सेकंड में तो नहीं ला सकते। या कोई रिएक्शन बिल्कुल 1 सेकंड से कम में हो रही है उसको बढ़ाकर आप या तो सेकंड में ला सकते हो, मिनट में ला सकते हो, ज्यादा उसको स्टडी करने लायक आप नहीं बना सकते। तो इसलिए हमारे जो काम की चीज है वो है मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट, जिनकी हम बात करेंगे और इन्हीं को हमको आगे डिटेल में पढ़ना है। तो हम इसकी अब आगे बात करेंगे। तो ये सारी चीजें हमको आगे बढ़नी है। फिलहाल आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही है। तो आपको आज ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पोर्शन के लिए था। तो आपको एक काम करना है, घर पे 4th चैप्टर स्टार्ट कर देना है। जिन जिन ने ये वीडियो देखा है आपको 4th चैप्टर रीड आउट कर लेना है एक बार अच्छे से कंप्लीट पूरा। उसके बाद जितना मैंने यहाँ पर बताया उसको बुक से, टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना है। नोट्स इसके मैंने बनाए नहीं है, नोट्स आप चाहें तो खुद अपने हैंडमेड नोट्स बनाए। जितनी चीजें मैं यहाँ बता रहा हूँ साथ साथ में नोट करते जाए, एक बार उनको रफ में लिखेंगे और फिर आप टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज की मदद से इसके एक फेयर नोट्स खुद बना लें। खुद कोशिश करें, नहीं हो तो आप मुझसे संपर्क करें कि सर हमें ये दिक्कत लग रही है। अगर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको कोई दिक्कत लगे तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में अपने नोट्स नाम के साथ अपना डाउट लिख सकते हैं। दूसरी चीज की बायो वाले स्टूडेंट्स को इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि इसमें कुछ मैथमेटिकल लॉजिक्स आएंगे, इंटीग्रेशन की हम बात करेंगे, डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। तो आपको अप टू डेट रहना है। जो चीज मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो डे टू डे क्लियर कर लेनी है। नहीं समझ में आया तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सारे फंक्शंस आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन आपको अब अपनी स्टडी में वापस लग जाना है। पहले मैं आपको 5 चैप्टर करा चुका हूँ, उसका मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, उनका रिविजन अच्छे से कर लें। और अब जो ये नया टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसको आप पूरा वापस से स्टार्ट कर दें। ठीक है, जल्दी मिलेंगे हमारे नए वीडियो के साथ। अल्टरनेट वीडियोस आपके पास आएंगे। एक दिन फिजिक्स आएगी, एक दिन केमिस्ट्री आएगी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, लिंक आपको भेज दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।